बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो डेयर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एवर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज रिकॉग्नाइज्ड, जब से एटम की मौजूदगी को तस्लीम किया गया, The chemists were trying to find out a method which would allow them to compare the masses of different atoms। तो कीमियादान इस कोशिश में थे कि कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए जिसकी मदद से मुख्तलिफ एटम्स के मासेस का मुकाबला किया जाए, यानी कि एक एटम के मास का दूसरे एटम के मास के साथ कंपैरिजन किया जाए। हम ये देखें कि किस तरह कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से भारी है, या क्लोरीन का एक एटम मैग्नीशियम के एक एटम से वजनी है। तो इस तरह यानी कि मुख्तलिफ एटम के मासेस को कंपेयर करने के लिए उन्होंने सोचना शुरू किया। इट वाज नेसेसरीली, ये बहुत ज़रूरी था, बिकॉज क्यों, विदाउट नोइंग द रिलेटिव मासेस ऑफ एटम वी वुड नॉट नो इन विच रेशो ऑफ मासेस वी मिक्स द रिएक्टेंट्स टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। ये ज़रूरी था। ये क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था कि एटम्स के रिलेटिव मासेस मालूम किए बगैर हम ये पता नहीं कर सकते थे कि किसी रिएक्शन में शरीक रिएक्टेंट्स को मासेस की किस निस्बत से मिलाया जाए। यानी अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो कार्बन का मास कितना लेना है, ऑक्सीजन का मास कितना लेना है। अगर आपने वाटर क्रिएट करवाना है, वाटर आपने अगर लेबॉर्ट्री में यानी कि तैयार करना है, तो हाइड्रोजन कितने % होनी चाहिए, हाइड्रोजन का मास क्या होना चाहिए और ऑक्सीजन का मास क्या होना चाहिए, ये इसलिए भी ज़रूरी था। नेक्स्ट देखें क्या है। इन 1961 द केमिस्ट अडॉप्टेड ए न्यू स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स। अब 1961 में कीमियादानों ने मास के एक नए पैमाने को अख्तियार किया, मास के एक नए पैमाने को अख्तियार किया, जिसकी मदद से हम एटम्स के तकाबली मासेस यानी कि रिलेटिव मासेस को हम क्या कर सकते थे, मालूम कर सकते हैं। अब ये रिलेटिव मास क्या होता है? देखें, मैं कहता हूँ बिलफर्ज ये दो एटम है, एक ये वाला एटम है, एक ये वाला एटम है। अब इस एटम का मास अगर आप इस एटम के मास के लिहाज से कंपेयर करें, इसका वज़न इसके लिहाज से अगर आप कंपेयर करें और मालूम करें इसका वज़न इसके लिहाज से, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। ये आगे आएगा, हम यहाँ पे देखते हैं इसको। द यूनिट ऑन द स्केल इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ लाइटर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब देखें, यहाँ पे देखें क्या है। इस स्केल की मदद से कार्बन के हल्के आइसोटोप कार्बन 12 को म्यार मुकर्रर किया गया। यानी कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसमें जो सबसे हल्का आइसोटोप था कार्बन 12, उसको इस स्केल की मदद से म्यार मुकर्रर किया गया दूसरे एटम्स के एटॉमिक मासेस मालूम करने के लिए। द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ऑन दिस स्केल इज एग्जैक्टली 12 and the masses of the other atoms are measured relative to this unit। अब इस स्केल पर कार्बन 12 के एक एटम का मास ठीक कितना था, 12 था, और बाकी एटम्स के मासेस इस से मुकाबला के बाद मालूम किए जाते थे। यानी कि हमने क्या किया, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये कार्बन का एक एटम है जिसका मास कितना है, 12 है। अब इसके लिहाज से हमने क्या किया, दूसरे एटमों का वज़न करना मालूम कर दिया। बिलफर्ज मैं कहता हूँ एक तरफ ये कार्बन का एटम है, दूसरी तरफ ये मैग्नीशियम का एटम है। अब हमने इसके लिहाज से इसका वज़न मालूम करना शुरू कर दिया या मास मालूम करना शुरू कर दिया। इसका मास 12 है। जब आपने एक तरफ कार्बन का एक एटम रखा जिसका मास 12 था, एक तरफ आपने मैग्नीशियम रखा, तो हमने ये देखा कि मैग्नीशियम का वज़न क्या है, ज़्यादा है। फिर हमने क्या किया, कार्बन का दूसरा एटम यहाँ पे रख दिया। अब इसका वज़न भी 12 है, इसका भी 12 है, इसका मास भी 12 है, इसका भी 12 है, टोटल इस तरफ कितना हो गया, 24 हो गया। तो इधर जब आपने मैग्नीशियम का एक एटम रखा तो बैलेंस हो गया दोनों, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि कार्बन के 2 एटम हों तो मैग्नीशियम के एक एटम के बराबर है। यानी कि कार्बन के 2 एटमों का मास कितना हो जाएगा, 24। तो इसका मतलब मैग्नीशियम के एक एटम का मास कितना है, 24 है। इस तरह मैग्नीशियम का हमने मास मालूम किया कार्बन के एटॉमिक मास की मदद से। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। अगर आप बाकी एटम्स का मास कार्बन 12 के लिहाज से मालूम करें तो इसको आप क्या नाम देते हैं, इसको आप नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए आगे, देखिए क्या कहता है।
रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज थस डिफाइंड एज, अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी आएगी। द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। किसी एलिमेंट के एटम का रिलेटिव मास उसका वो मास होगा जिसको कार्बन 12 के मास से मुकाबले के बाद निकाला जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, कार्बन 12 के मास से मुकाबले के बाद निकाला जाएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसको AMU में ज़ाहिर करते हैं किसी भी एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास को। इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। अब ये जो AMU है, AMU इसको आपने डिफाइन कैसे करना है? AMU को आप डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि ये कार्बन 12 के मास के 1/12वें हिस्से के बराबर है। कार्बन 12 के मास के 1/12वें हिस्से के बराबर है। अब मैं इसकी आपको यहाँ पे देखें समझाता हूँ थोड़ा सा। फ़र्ज़ कर लें कि ये कार्बन का एक एटम है पूरा, ये कार्बन का एक एटम पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका मास कितना है? इसका मास है जी 12। ये कार्बन का एक एटम है, इसका मास कितना है? 12 है। अब आप क्या करें, इस कार्बन के ना आप क्या करें, 12 टुकड़े कर लें, 12 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर लें, बराबर 12 हिस्सों में आप इसको क्या कर लें, डिवाइड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें ये वाला जो एक हिस्सा होगा ना, ये वाला एक हिस्सा, ये 1/12 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 1/12 के बराबर है। और इसको हम क्या कहते हैं? ये 1 AMU है। ये क्या है? ये 1 AMU। यानी आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस एटॉमिक मास यूनिट में ज़ाहिर किए जाते हैं AMU में। और AMU क्या है? कार्बन 12 के मास के 1/12वें हिस्से के बराबर है, 1/12वें हिस्से के बराबर है। लेकिन किलोग्राम स्केल पर इसकी कीमत जो है उसने यहाँ पे दी हुई है। ये किलोग्राम स्केल पे आपने इसकी कीमत याद रखनी है। 1.67377 10⁻⁻ कितनी है? -27 kg। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, लिहाजा इसको आपने अपने जहन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल दी mass ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑन द एटॉमिक मास स्केल इज कितना है? 1.007 AMU। सिमिलरली दी mass ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर कितना है? 32 इज सल्फर यानी कि 32 इज कितना है? ये 31.972 AMU। तो नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। अब यहाँ पे देखें क्या है, आइसोटोप्स की मिकदार की मदद से, आइसोटोप की मिकदार की मदद से रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना। अब बाज़ दफ़ा देखें क्या होता है कि एक कार्बन है ना, जिस तरह ये देखें एक कार्बन है, इसके आगे 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। या देखें यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के आगे 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। इस तरह हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ये आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो देखिए ये कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। अब देखिए हर एक आइसोटोप्स की जो फीसद मिकदार है ना वो अलग अलग होती है। इसकी अबंडेंस और है, इसकी और है, इसकी और है। इसी तरह क्लोरीन 35 की और है, 37 की और है। हाइड्रोजन 1, 2, 3 की अलग अलग परसेंटेज हैं अबंडेंस के लिहाज से। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट में मुख्तलिफ मास नंबर रखने वाले कई आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, तो इन मास नंबर को हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और हर आइसोटोप जिस कुदरती मिकदार में पाया जाता है उसको आप क्या नाम देते हैं, उसको आप आइसोटोपिक मिकदार कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस में। देखें क्या कहता है, एन एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिफरेंट आइसोटोप्स विद डिफरेंट जो है मास नंबर। आमतौर पर एक एलिमेंट में मुख्तलिफ मास नंबर रखने वाले कई आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। दीज मास नंबर्स आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस कहते हैं। ईच आइसोटोप विल आल्सो हैव इट्स ओन नेचुरली अकरिंग अबंडेंस विच इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोपिक अबंडेंस कहेंगे। अब हर जो आइसोटोप होता है ना, हर आइसोटोप वो कुदरती मिकदार में पाया जाता है, ठीक है, उसकी कुदरती मिकदार क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसको आप आइसोटोपिक अबंडेंस कहते हैं। ठीक हो गया, आइसोटोपिक यानी कि मिकदार उसको कहा जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटिव एटॉमिक मासेस एंड आइसोटोपिक अबंडेंस बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फिर आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं, जब एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हों तो उस एलिमेंट का आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। यानी कि ये कार्बन है ना, इसके 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, और ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट जिनके मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं तो उस एलिमेंट की हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव जो है, रिलेटिव क्या करते हैं, एटॉमिक मास इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे। ये वाला फार्मूला जो अब यहाँ पे लगेगा, M1P1 + M2P2 + M3P3, इस तरह ये आगे चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय 100।
इसमें देखें यहाँ पे जो M1 है ना, M1 ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस को, कि एक जो आइसोटोप है उसका मास कितना है, ठीक है। और P1 से क्या मुराद, उस आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है, कि किस लिहाज से वो, किस मिकदार से वो पाया जाता है। यहाँ पे नीचे वो एग्जांपल दे रहा है, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट कहते हैं क्रिप्टॉन हैज़ 5 आइसोटोप्स, देयर रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस एंड आइसोटोपिक अबंडेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। देखें यहाँ पे एक आपके पास आइसोटोप यह आ गया है क्रिप्टॉन का, जिसका एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पे देखिए 80 है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास M1 है और इसकी परसेंटेज कितनी है, 2.0 जो है परसेंट, और इसको आप कह लें कि ये P1 है। इस तरह दूसरा आइसोटोप जिसकी आइसोटोपिक मास कितना है 82, इसको आप कह लें M2 और इसको आप कह लें P2। इस तरह 83 है, इसको आप कह लें M3 और इसकी परसेंटेज कितनी है 12 है, इसको आप P3 कह लें, ठीक है। इसी तरह 2 आइसोटोप्स और आगे उसने यहाँ पे दिए हुए हैं, देखें यहाँ पे, इसको आप M4 कह लें, इसको आप कह लें P4, ठीक है, इसकी परसेंटेज ये है। इस तरह इसको आप M5 कह लें और इसकी परसेंटेज कितनी है 85 वाले की, यहाँ पे उसने दी हुई है 17। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देखें एक आपके पास फार्मूला उसने पीछे बताया है, M1 ज़रब P1 जमा आगे क्या है M2 ज़रब P2, ठीक है, जमा M3 ज़रब P3 जमा M4 ज़रब P4 जमा M5 ज़रब P5 डिवाइडेड बाय कितने पे है 100 पे है। अब आपने देखो क्या करना है, M1 जो पीछे आपने यहाँ पे देखा है M1 कितना है, यहाँ पे देखें M1 उसने आपको दे दिया 80 और P1 कितना दिया उसने आपको 2.0। इन दोनों को ज़रब करोगे, ठीक है, फिर इन दोनों को ज़रब करोगे, फिर इन दोनों को ज़रब करोगे, यानी कि M2 और P2 को ज़रब करोगे, M3 और P3 को ज़रब करोगे, और सबको क्या कर दोगे आपने यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक आपने इन सबको जमा कर देना है और 100 पे क्या कर देना है आपने डिवाइड कर देना है। तो आपके पास रिलेटिव जो है एटॉमिक मास आ जाएगा किसका, क्रिप्टॉन का। देखिए यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 83 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 84 मल्टीप्लाई बाय 57 प्लस 85 मल्टीप्लाई बाय 57। इस तरह जो है यहाँ पे देखें आप डिवाइड कर दोगे इसको कितने पे 100 पे। ये आप ना इसके लिहाज से सेट कर लें, परसेंटेज टेबल के लिहाज से जो टेबल में दी हुई है। थोड़ी सी यहाँ पे मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है, 80% वाला 2% है, ठीक है, 82 वाला उसने दिया हुआ है 12%, ये भी ठीक है, 83 वाला दिया हुआ है 12%, ये भी ठीक है। 84 वाला देखें यहाँ पे दिया हुआ है 57%, लेकिन 85 वाला कितने परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे 17%। तो इसके लिहाज से आपने इसको सेट कर लेना है। तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन कितना आ जाएगा 83.7 जो है AMU, ठीक हो गया। यहाँ AMU भी लिख लें, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा नेक्स्ट देखें आपके पास एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज 35.45। अब यहाँ पे देखें एक थोड़ा सा ज़रा समझें इसको। आपके पास फार्मूला होता है M1 ज़रब P1 प्लस M2 ज़रब P2 ओवर 100। अब यहाँ क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब उसने क्या किया है, इस 37 वाले की आपको परसेंटेज भी दे दी है और आपको मास भी दे दिया है इसका, यानी कि, और दूसरा जो है ये वाला जो है क्लोरीन 35, इसको आप ले लेते हैं इसकी परसेंटेज को P1 और इसका मास ले लेते हैं आप M1। इसकी ये परसेंटेज तो दे दी है, लेकिन ये मास आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इसकी परसेंटेज आप कर लें P2 और इसका मास कर लें M2। ये दोनों चीज़ें आपको दे दी हैं, ये दोनों चीज़ें आपको दे दी हैं। इसमें आपको एक चीज़ दे दी है ये वाली, ठीक है, और ये आपने खुद मालूम करनी है, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगा के आप इस एग्जांपल को हल कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखें एक और एक्सरसाइज नीचे दी हुई है यहाँ पे, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आर 2.0 2 4.0 2 2.0 5 2.0 रिस्पेक्टिवली। अब आइसोटोप जो है ना लेड के आइसोटोप होते हैं 4, नीचे देखो उसने दिए हुए हैं Pb204 Pb206 Pb207 और Pb208। इसको हमने हल करना है। यहाँ पे देखें मैंने पहले से हल करके यहाँ पे रखा हुआ, आप इसको देख लें। रिलेटिव एटॉमिक मास आपने मालूम करना है किसका, लेड का, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। अब लेड जो है 204 वाला, इसकी परसेंटेज कितनी है 2.0। अब यहाँ पे देखें जो 204 है ना, ये इसको आप M1 कह लें और ये परसेंटेज को आप कह लें P1। इस तरह नीचे देखें जो 206 वाला है उसकी परसेंटेज 24 है और इसका मास कितना है 206।
तो M2 हो गया 206, P2 हो गया 24। इसी तरह नीचे देखें 207 वाले की परसेंटेज कितनी है 22%, तो M3 हो गया 207, P3 हो गया 22। इस तरह नीचे देखें 208 वाले की परसेंटेज 52 है और इसका मास कितना है 208, तो M4 हो गया 208 और P4 हो गया कितना यहाँ पे 52। अब आगे देखें, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का आपने फार्मूला पढ़ा था M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 प्लस M4 P4 ओवर डिवाइडेड बाय 100 जो है। अब आपने ये वैल्यूज़ जितनी भी है यहाँ पे आपने पुट कर देनी है और 100 पे आपने डिवाइड कर देना है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 207.22 AMU। तो आप ये न्यूमेरिकल इस तरह जो है ये हल कर सकते हैं। तो डियर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।